नमस्कार साथियों। आज से हम हिस्ट्री की नई और दमदार शुरुआत करने जा रहे हैं। इस क्लास में हम इतिहास को सिर्फ याद नहीं करेंगे बल्कि समझेंगे और जोड़कर पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी सवाल छूटे नहीं। चाहे आप आरओ, एआरओ, पैट, पुलिस या यूपीएससी, यूपीपीएससी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी रहने वाली है। तो आप सभी रेडी हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण टॉपिक। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री की किताब। अगर आपने ये किताब पढ़ ली तो सारे क्वेश्चन आसानी से कवर हो जाएंगे। तो धीरे धीरे पढ़ते हैं और जिस किसी के पास ये किताब है तो खोल लीजिए और टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डोंट वेस्ट ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट। भारतीय इतिहास के सोर्स क्या क्या है? मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। पहला टॉपिक ये है, सोर्स ऑफ मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, और ये 12 नंबर वाला चैप्टर है। ठीक है, हमने मिडाइवल से स्टार्ट किया, इसके बाद मॉडर्न, इसके बाद फिर उसके बाद एंशिएंट पढ़ेंगे। एंशिएंट सबसे लास्ट में पढ़ेंगे जबकि वो पहले की घटना है। ओके, मिडाइवल 20 से अगर मिडाइवल स्टार्ट करें तो मॉडर्न आपको आसानी से मिल जाएगी, एकदम तार से तार जुड़ते चले जाएंगे। डायरेक्टली कहीं से नहीं स्टार्ट कर सकते। हमने स्टार्ट किया है कहाँ से? मध्यकालीन भारत से। ओके, फिर से कह रहा हूँ, जिस किसी के पास किताब है ओपन कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्रोत क्या क्या है वो पढ़ते हैं। ठीक है, किसी इंडिविजुअल एम्पायर को नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ स्रोत पढ़ रहे हैं, सोर्सेस कौन कौन से हैं। तो लाइन बाय लाइन एक एक लाइन पढ़ेंगे। तो भारतीय इतिहास के मध्यकालीन में जानने के लिए पर्याप्त साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने के लिए ऐतिहासिक स्रोत की कमी नहीं है, बतेरे हैं। इतिहास लेखन में मुस्लिम सुल्तान और उलेमा रुचि रखते थे। मुस्लिम इतिहासकारों ने सुल्तान और उनकी भारतीय विजयों पर विस्तृत विवरण दिया है। साहित्यिक स्रोतों के अतिरिक्त मध्यकालीन भारत में विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत, शिक्षित सुल्तानों की आत्मकथा, विजय अभियानों के बाद स्थापित विजय स्मारक, ओके, विजय स्तंभ आदि ऐतिहासिक स्रोतों में भी पर्याप्त जानकारी मिलती है। आगे समझते हैं, सल्तनत काल में फारसी अरबी पुस्तकों की रचना की कई, हालांकि इनके लेखकों एवं वैज्ञानिकों इतिहासकों श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि वे केवल तात्कालिक शासकों के कार्यकलापों तक ही सीमित थे। परंतु इस रचना के सल्तनतकालीन इतिहास के कालक्रम की पर्याप्त जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। सल्तनतकालीन ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से वो देखते हैं। साहित्यिक साक्ष्य। ठीक, तुर्क अफगान शासक मूलतः सैनिक थे और स्वशिक्षित नहीं थे। हालांकि उन्होंने इस्लामी विधाओं और कलाओं को प्रोत्साहन दिया। प्रत्येक सुल्तान के दरबार में फारसी लेखकों, विद्वानों, कवियों का जमावड़ा लगा रहता था। ओके, किस किस का? फारसी लेखकों, विद्वानों और कवियों का जमावड़ा लगा रहता था। उनकी रचना से उस काल में इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। पहली जैसे कि है, पहले जैसे तारिक उल हिंद, इसमें क्या क्या लिखा है तो पढ़ लेते हैं। इस पुस्तक की रचना अल-बरूनी द्वारा की गई है। किसके द्वारा? अल-बरूनी के द्वारा। कौन सी बुक? तारिक उल हिंद। ध्यान रहना चाहिए ये नाम और किताब के नाम और ये लेखक का नाम हमें याद रखना है। तो किताब उल हिंद किसने लिखी थी? अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई है। वह महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया था। ठीक, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया था और वह अरबी और फारसी भाषा का ज्ञाता था। कौन कौन सी भाषा जानता था? अरबी और फारसी। कौन? मोहम्मद, नहीं, अल-बरूनी जानता था। ठीक है, महमूद गजनवी के टाइम पर आया था। ठीक, अपनी पुस्तक अपनी इस पुस्तक में उसने 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान एवं धर्म की आंखों देखा सजीव वर्णन किया है। जो उसके सामने जो घटना घटित हुई इसको देखे उसने सजीव वर्णन किया है। इस पुस्तक के अध्ययन के तात्कालिक सामाजिक दशा का पर्याप्त ज्ञान होता है। यह पुस्तक किताब उल हिंद के नाम से भी प्रसिद्ध है। किताब उल हिंद या तारिक उल हिंद बुक एक ही है। किसने लिखी है? अल-बरूनी ने। किसके कार्यकाल में? महमूद गजनवी के कार्यकाल में, जो कि उसके आंख के सामने घटित हुआ है। चचनामा, चचनामा अगर पढ़ते हैं, ये अरबी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? अरबी भाषा में लिखी गई है। और तारिक उल हिंद ये किस में लिखी गई थी?
तो अरबी और फारसी भाषा में ज्ञात था, ठीक, वो ज्ञाता था। लिखी किस भाषा में गई है? इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा, ये अरबी भाषा में लिखी गई है। मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने नसरुद्दीन कुवाचा के समय इस फारसी में अनुवाद किया, ठीक है। मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने नसरुद्दीन कुवाचा के समय इसका फारसी में अनुवाद किया। चचनामा अरबों के सिंध विजय की जानकारी का मूल स्रोत है। किसके? सिंध विजय की जानकारी का चचनामा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ताजुल मासिर, ओके, ताजुल मासिर, हसन निजामी के ताजुल मासिर की रचना की। ये अरबी एवं फारसी दोनों भाषाओं में लिखी गई है। ये अरबी और फारसी दोनों में लिखी गई है। इस पुस्तक की मुख्यतः 1192 से 1229 ईस्वी तक के भारत की घटनाओं का विवरण दिया गया है। इसमें राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ सामाजिक तथा धार्मिक जीवन का उल्लेख भी किया गया है। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक दिनों का प्रामाणिक इतिहास इस पुस्तक में पर्याप्त रूप से मिलता है। ओके, दिल्ली सल्तनत और कब से कब तक? 1192 से लेके 1229। 1192 में किसका शासक था? कौन किसका किससे युद्ध हुआ था? आपको पता हो, तराइन के युद्ध हुए थे, पृथ्वीराज वर्सेस गौरी के बीच में। ओके, तारिक ए फिरोज शाही, तारिक ए फिरोज शाही, इस पुस्तक के बारे में पढ़ रहे हैं। तारिक ए फिरोज शाही, तारिक ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की कृति है। इसकी? बर्नी की। वह तुगलक शासक का समकालीन था। तारिक ए फिरोज शाही में बलबन के सिंगारोहड़ से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के 6ठे वर्ष तक वर्णन है। इस रचना में उस काल को सामाजिक आर्थिक जीवन और न्यायिक सुधार का वर्णन किया गया है। ओके, चूंकि चूंकि बर्नी राजस्व अधिकारी के पद पर कार्यरत था इसके टाइम पे, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे, अतः उसने अपनी पुस्तक में राजस्व की स्थिति का वर्णन स्पष्ट एवं विस्तार पूर्वक किया है। उसने इस ग्रंथ में तत्कालिक संतों, दार्शनिकों, इतिहासकारों एवं कवियों, चिकित्सकों आदि के विषय में भी लिखा है। इसके साथ ही अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की सामाजिक, आर्थिक एवं दशा इस पुस्तक में सजीव वर्णन मिलता है। ठीक है, अलाउद्दीन का और फिरोज शाह तुगलक। आ गया। इस पुस्तक की एक सीमा आर्थिक पक्षपात है, हालांकि समकालीन इतिहास वर्णन की दृष्टि से इसका ऐतिहासिक महत्व है। ओके, फतुहात फिरोज शाही, फतुहात है फिरोज शाही। इसमें फिरोज शाह तुगलक के शासन प्रबंधन के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है, दी गई है। इसमें फिरोज शाह तुगलक के सैन्य अभियानों का वर्णन किया गया है। इसके विषय में कहा जाता है कि स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने इसे लिखा है। किस पुस्तक को? फतुहात ए फिरोज शाही। नाम से क्लियर हो रहा है कि फिरोज शाह ने ही लिखा है। ठीक है, जनरल अखबार, ये अखबार है। इस पुस्तक के लेखक अबू सईद थे। कौन थे? अबू सईद थे। इसमें ईरान के इतिहास का वर्णन मिलता है। इस पुस्तक के महमूद गजनवी के जीवन तथा क्रियाकलापों की जानकारी मिलती है। किसके? महमूद गजनवी के। इस पुस्तक में जैनुल अखबार में। हम सोर्सेस पढ़ रहे हैं, ध्यान रहे। ओके, क्या पढ़ रहे हैं? सोर्सेस। तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी, इस पुस्तक का लेखक मिनाज उल सिराज हैं। उन्होंने अपनी रचना आदम से आरंभ कर नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल के 14 वर्षों तक लिखी है। उनकी यह रचना नसरुद्दीन महमूद को ही समर्पित है। ये नसरुद्दीन महमूद को समर्पित है। हालांकि इस पुस्तक में निष्पष्ट रूप से घटनाओं का वर्णन नहीं किया गया है, फिर भी अनेक विद्वानों ने इस पुस्तक की प्रारंभिक प्रशंसा की। फरिश्ता इस पुस्तक को उच्च कोटि की रचना मानता है। कौन? फरिश्ता इस पुस्तक को उच्च कोटि की रचना मानता है। तारीख मसूदी, अरबी भाषा की इस पुस्तक का लेखक अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन
अल फयाकी था। इस किताब के दरबारी षड्यंत्र तथा राजनीतिक चाला का बड़ा ही चालू चालू का बड़ा ही प्रभावी वर्णन किया गया है। तारीख मसूदी तारीख मसूदी सल्तनत कालीन इतिहास के शासन महमूद गजनवी एवं मसूद के शासनकाल का उत्कृष्टतम ऐतिहासिक स्रोत है। किताबुल रहला, इसका लेखक अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता था। सन 1333 इब्न बतूता पढ़ रहे हैं हम। ओके, किताबुल रहला। इसमें ये काफी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको तो आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। ओके, 1333 ईस्वी में वह भारत आया। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था, याद होना चाहिए। यह 1342 ईस्वी तक रहा। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में न्यायिक पद पर कार्य किया। इस पद पर, न्यायिक पद पर, किसके कार्यकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में। अरबी भाषा में लिखित यह पुस्तक मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति का अच्छा चित्रण किया गया है। तारीख सलातीन ए अफगान या तारीख शाही, दोनों में से कोई सा भी नाम आ सकता है। तारीख सलातीन ए अफगान, तारीख शाही, यह पुस्तक अहमद यादगार द्वारा लिखी गई है। इसमें अफगानों एवं लोदी वंश सल्तनत शासनकाल के इतिहास की पर्याप्त जानकारी मिलती है। ओके, इसके लोदी वंश के शासनकाल के इतिहास की पर्याप्त जानकारी मिलती है। किताबुल यामनी, ये तो आपने पढ़े ही होंगे, क्वेश्चनों में काफी पूछा जाता है। ठीक है, इसकी रचना उत्वी ने की है। किसने? उत्वी के द्वारा की गई है। इस पुस्तक के सुबक्तगी और महमूद गजनवी 1120 ईस्वी के इतिहास की रचना मिलती है। इस किताब को अरबी में अलंकारिक और तुकांत गंध में लिखा गया है। ओके, हयाजन खजायन उल फतू, ये तो मुश्किल ही पूछी जाती है, एक बार रीड कर ले रहे हैं, भूल जाना पढ़ के। यह पुस्तक अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। इसमें दिल्ली सल्तनत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। ओके, फतवा है जहांदारी, इस पुस्तक की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। ठीक है, इसमें शरीयत के अनुसार मुस्लिम शासकों के लिए आदर्श राजनीतिक संहिता का वर्णन किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी संस्कृत स्थानीय भाषाओं में का साहित्य। सल्तनत काल में इतिहास की बहुत सी जानकारी हिंदी, संस्कृत तथा स्थानीय भाषाओं के साहित्य में भी मिलती है। इस काल में रामानुज ने ब्रह्मसूत्रों को टीकाएं लिखी। जयदेव ने गीत गोविंद तथा प्रसन्न घव नाटक की रचना की। जयसिंह सूरी ने अमीर मदमर्दन रवि वर्मन के प्रद्युम्न विद्यानाथ ने प्रताप रुद्र कल्याण नाटक की रचना की। हिंदू कानून पर आधारित प्रसिद्ध ग्रंथ पिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने इस काल में की थी, जो इतिहास की एक अमूल्य निधि है। ठीक है, इसे बस जान लो, याद नहीं करना ये वाला स्टेप। ठीक है, कल्लड़ की राजतंगड़ी ने इस काल में लिखी गई प्रमाणिक ऐतिहासिक रचनाएं। प्रादेशिक भाषाओं में साहित्य में भी इसे इस काल में घटनाओं की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो नामक रचना पृथ्वीराज चौहान के समय की जानकारी प्राप्त होती है। नयन चंद्र सूर्य चरित हमीर महाकाव्य ने हमें रणथंभौर की राणा हमीर की जानकारी मिलती है। विदेशी यात्रियों के विवरण, ये तो ग्रंथ थे, जितने भी ग्रंथ मतलब बुकें थी सारी की सारी। अब यात्रियों के बारे में पढ़ते, कौन से यात्री किसके कार्यकाल में आया। तो सल्तनत काल में अनेक विदेशी यात्री भारत आए। इन्होंने भारत में प्रमाणित करके उनका अपने ग्रंथों, विवरण पत्रों आदि के सजीव चित्रण किया। उनके द्वारा रचित रचनाओं में वर्णित जानकारी इस काल के इतिहास को जानकारी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनमें से कुछ समकालीन सल्तनत कालीन यात्रियों के विवरण निम्नलिखित हैं। सबसे पहले अलबरूनी। अलबरूनी कब आया था? अलबरूनी ख्वारिज से भारत आया।
वह फारसी तथा अरबी भाषा का अच्छा ज्ञाता था। उसने संस्कृत, हिंदू धर्म तथा भारतीय दर्शन का अध्ययन किया। उसने अनेक पुस्तकें लिखी, जिसमें से तारीख-उल-हिंद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसने प्रारंभिक 11वीं शताब्दी में हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान, धर्म, सामाजिक परंपराओं की जानकारी प्राप्त होती। इब्न बतूता, मैंने बोला था मोरक्को से आया था, तो इब्न बतूता मोरक्को, अफ्रीका, 1333 ईडी में भारत आया। लगभग 8 वर्ष भारत में रहने के दौरान उसने भारत के अनेक स्थानों की यात्राएं की और भारतीय खान पान, रहन सहन, धर्म परंपरा आदि के विषय में बारीकी से लिखा। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के राजदरबार में काम करता था, जिस कारण उसे दरबारी राजनीतिक का भी व्यवहारिक ज्ञान था। इब्न बतूता प्रकृति प्रेमी था, अतः उसके यात्रा वृत्तांत में पशु, पक्षियों और वनस्पति का बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। अपने ग्रंथ किताब रेला में अपने भारत के विषय में विस्तार से लिखा है। मार्को पोलो कब आया था? तो मार्को पोलो 13वीं शताब्दी भारत आया था। उसने दक्षिण भारत के सामाजिक जीवन का सजीव वर्णन किया। वह वेनिस का निवासी था, जो पांड्य राजा के दरबार में आया था। मार्को पोलो मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। अब्दुल रज्जाक अब्दुल रज्जाक 1442 से 43 ईस्वी भारत आया था। उसने देवराय द्वितीय के शासन में तैमूर राजवंश के शासक शाहरुख के राजदूत के रूप में विजयनगर साम्राज्य के दौरा किया। अपनी यात्रा वृत्तांत में उसने विजयनगर कालीन सामाजिक तथा आर्थिक जीवन का विस्तार से वर्णन किया है। निकोलो डी कॉन्टी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो निकोलो डी कॉन्टी इटली का रहने वाला था। कहाँ का? इटली का था। 1420 से 21 वह भारत आया था। उसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया। ओके। उसने ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कॉन्टी नामक पुस्तक में इस यात्रा का वर्णन किया है। उसने वर्णन में तत्कालीन भारत समाज के रीति रिवाज, रहन सहन आदि महत्वपूर्ण की जानकारी प्राप्त होती है। डोमिंगो पायस पुर्तगाली यात्री था। उसने दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय के शासन के प्राचीन हम्पी के सभी ऐतिहासिक पहलुओं का विस्तृत वर्णन किया है। अगला जैसे वरनाओ नूनीन, इसे स्किप कर दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ एक टॉपिक है जो वाला, जैसे मैंने टिक कर रखा है। तुगलककालीन प्रमुख इमारतों का तुगलकाबाद का किला, जहांपना नगर, याशुद्दीन का मकबरा, कोटला फिरोज शाह आदि के लोधी कालीन इमारतें में सिकंदर लोधी का मकबरा तथा मोट की मस्जिद काफी प्रसिद्ध है। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोत, मुगल काल के कौन कौन से ऐतिहासिक स्रोत हैं, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। थोड़ी सी आगे की लाइन है, उन्हें भी देखिए, जैसे उसमें क्या लिखा हुआ है। मुगल काल के इतिहास में अध्ययन के लिए ऐतिहासिक स्रोतों की संख्या भी अधिक है और उसमें विविधता भी है। सल्तनत कालीन स्रोतों में लगभग सभी श्रेणियां मुगल काल में भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त कई प्रकार की रचनाएं भी मिलती हैं, जैसे दरबारी इतिहासकार की रचनाएं, क्षेत्रीय इतिहासकार की संबंधित रचनाएं आदि। मुगल काल में एक पूर्णतः नई श्रेणी यूरोपीय यात्रियों के वृत्तांत के रूप में है। मुगल कालीन इतिहास खेलने की परंपरा में सल्तनत काल के विभिन्न है। मुगल कालीन इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। कौन कौन से, वो एक बार देख लेते हैं। पहले साहित्यिक साक्ष्य। मुगल काल के अनेक ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध हैं, जो इस काल के इतिहास का आधार है। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। तो तुजक बावरी, बावरनामा भी कहते हैं, तुजक बावरी, काफी पूछी आती क्वेश्चन में, भर के क्वेश्चन पूछते आते हुए। तुजक बावरी, बावरनामा बाबर की आत्मकथा है। बाबर ने इस कृति की रचना तुर्क भाषा में की थी। इस पुस्तक में बाबर ने 5 मुस्लिमों राज्यों दिल्ली, बैमनी, बंगाल और गुजरात, मालवा तथा हिंदू राज्यों के विजयनगर में मेवाड़ का उल्लेख किया है। चूंकि बाबर प्रकृति प्रेमी था, अतः वे बाबरनामा में भारत की
जलवायु का वर्णन भी करता है, लेकिन वह कहता है कि यहाँ नदियों और पहाड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। बाबरनामा वह लिखता है कि भारतीय समाज में आकर्षण का अभाव है, लोग सुंदर नहीं है तथा सामाजिक वर्णों के बीच संपर्क नहीं है। बाबरनामा के विजय विषय में लेन पूल ने लिखा था, उसकी आत्महत्या उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युवाओं के बहुमूल्य नहीं है। हुमायूंनामा हुमायूंनामा किसने लिखी? ये भी देख लेते हैं। गुलबदन बेगम ने लिखी थी, जो कि हुमायूं की बहन थी। इस पुस्तक की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने फारसी भाषा में की। किस भाषा में? फारसी। जब भाषा पूछ रहे थे, फारसी थी कि तुर्की थी, कौन कौन सी थी, तो ये थोड़ी इस पे कमांड बनानी पड़ेगी। इसमें बाबर और हुमायूं के शासनकाल का विवरण है और तत्कालीन समाज का उल्लेख किया गया है। तारीख शेरशाही, इसमें शेरशाह के शासनकाल के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। इसका लेखक अब्बास शेरवानी था। फ्रांसीसी वर्नियर एंड सुविख्यात फ्रेंच डॉक्टर था। जस्ट ए मिनट। उसका यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में संकलित था। निकोलाउ मानुची एक इतावली यात्री था। मानुची मुगल साम्राज्य में घटने वाली अनेक घटनाओं का प्रत्यक्ष प्रत्यदर्शी था प्रत्यक्षदर्शी था। उसने स्टोरियों डी मोगोरो अपनी यात्रा वृत्तांत में समकालीन इतिहास की सुंदर वर्णन किया है। पुस्तक के प्रथम अध्याय में शेरशाह के शासन के बारे में जानकारी दी गई है। दूसरे अध्याय में इस्लाम शाह का वर्णन है और तीसरे अध्याय में अंतिम सूर्य शासकों का वर्णन है। तारीख रशीदी, इस पुस्तक की रचना मिर्जा हैदर दुगलात ने की। इसमें बाबर ने अंतिम दिनों तक हुमायूं तथा शेरशाह के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन मिलता है। इस पुस्तक में लेखक के मध्य एशिया भारत के इतिहास के बारे में काफी जानकारी दी है। 1540 ईसा पूर्व कन्नौज के युद्ध हुमायूं तथा शेरशाह के मध्य का सजीव वर्णन किया है। 1540 हुमायूं और शेरशाह के मध्य का वर्णन है। आपको बताओ 1555 से 56 तक वापस से हुमायूं कमबैक होता है। ओके। तारीख फरिश्ता, इसकी रचना मोहम्मद बिन कासिम नहीं मोहम्मद कासिम बिन नहीं मोहम्मद कासिम मोहम्मद कासिम फरिश्ता द्वारा की गई। इस महत्वपूर्ण रचना से बाबर तथा हुमायूं के शासनकाल की अच्छी जानकारी मिलती है। इसमें भारत की भौगोलिक स्थिति और जलवायु के बारे में भी लिखा गया है। इस पुस्तक में दिया हुआ विवरण संतुलित तथा सटीक है। तबकात अकबरी, इसकी रचना ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद द्वारा दी गई। इस पुस्तक में भारत के मुस्लिम शासन के प्रारंभ को लेकर हुमायूं तथा अकबर से संबंधित विषयों की चर्चा की गई है। तबकात अकबरी मध्यकालीन इतिहास के एक बड़े हिस्सों के विषय में व्यापक ज्ञान प्रदान करता है, अतः इसे एक महत्वपूर्ण साहित्य स्रोत सामग्री के रूप में माना गया है। अकबरनामा अगर पढ़ें तो अकबरनामा अबुल अबुल फजल की कृति है। अबुल फजल की कृति है। यह फारसी भाषा में रचित मुगलकालीन भारत की महत्वपूर्ण रचना है। इसमें तात्कालिक परिस्थितियों के साथ साथ मनोरंजन साधनों, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान आदि धर्म का वर्णन मिलता है। अकबर के शासन के बारे में जानने हेतु सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक रचना है। इसके प्रथम भाग में बाबर और हुमायूं के शासनकाल का वर्णन है। दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल के प्रथम 46 वर्षों का वर्णन है। जबकि तीसरे भाग में आईना ए अकबरी कहा जाता है, जो अपने समय में अमूल्य धरोहर है। तो जो कि जहांगीरी यह जहांगीरी आत्मकथा है। इस रचना का पूर्ण करने के मुताबिक खान का भी सहयोग प्राप्त था। तो जो कि जहांगीर ने अपने बड़े बेटे खुसरो का विद्रोह के बारे में भी लिखा है।
दो बेटे थे ना इसके, खुसरो और कौन था, खुर्रम। खुर्रम कौन हुआ, शाहजहां। विद्रोह खुसरो ने किया था। तो जहांगीर ने अपने दैनिक जीवन की दिनचर्या, न्याय, अदालत, आयोजित समारोह, राजपूत और हिंदुओं के साथ साथ उनके व्यवहार, अपनी यात्राओं, ये अपने सैन्य अभियानों और नूरजहां के साथ उसकी शादी के बारे में लिखा है। तो जो कि जहांगीर के तात्कालिक सामाजिक अवस्था एवं संस्कृति का सजीव वर्णन किया है। शाहजहां कालीन रचनाएं। इस काल की रचनाओं में बादशाहनामा, शाहजहांनामा तथा बादशाहनामा प्रमुख है। बादशाहनामा की रचना काजविनी, शाहजहांनामा की रचना इनायत खां और बादशाहनामा की रचना अब्दुल हमीद लाहौरी ने की थी। इन तीन रचनाओं का ताजाकालीन राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन, साहित्य एवं कला के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होती हैं। औरंगजेब कालीन रचनाएं। औरंगजेब के काल के मुमताज मुंतखाब उल लुबाब, कफी खां, आलमगीरनामा, मिर्जा मोहम्मद काजिम, आलमगीरी, साकी मुकेद खां, फतुहात आलमगीर, ईश्वर नागर तथा रुखसाए दिलकुशा, भीमसेन आदि रचनाएं लिखी गई है। क्या लिख रखा है। इन रचनाओं में औरंगजेब कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति की इच्छा जानकारी प्राप्त होती है। मुगल कालीन सभ्यता, संस्कृति की जानकारी साहित्यिक रचनाओं में भी मिलती है। इस काल में सूरदास, तुलसीदास, रहीम, रसखान आदि के ग्रंथों में सतकालीन समाज की पर्याप्त जानकारी मिलती है। रसखान को अपने हाई स्कूल में पढ़े होंगे, इनकी काफी जीवन परिचय पूछा जाता है। तुलसीदास, सूरदास, रसखान। ओके। मुगल काल में संस्कृत में भी ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें भानुचंद्र चरित्र, रस गंगाधर, गंगा लहरी आदि प्रमुख हैं, जिसमें मुगलकालीन इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। यूरोपीय यात्रियों का विवरण क्या क्या है, तो यूरोपीय यात्री में प्रांत के अनेक राजनीतिक घटनाएं, मुगल दरबार के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन, देश की आर्थिक स्थिति, व्यापार, वाणिज्य आदि का प्रकाश पड़ता है। जहांगीर के काल में दो प्रसिद्ध यूरोपीय यात्री हॉकिंस और टॉमस टॉमस रो भारत आए। अच्छा, हॉकिंस वही है जो समझ रहा था कि अकबर का शासन है, लेकिन जब वो इतने टाइम में आ पाया कि उस शासक बदल चुका था और जहांगीर का शासन आ गया था, तो वही हॉकिंस है। हॉकिंस को जहांगीर ने अपने दरबार में मनसबदार बनाया। हॉकिंस ने अपनी यात्रा वृतांत, बादशाह वो रहन सहन, दरबारी परंपरा तथा तात्कालिक सामाजिक जीवन का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। दूसरा यूरोपीय यात्री टॉमस रो था। उसका भारत आने का उद्देश्य जहांगीर के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत की मुगल साम्राज्य के वैभव का चित्रण किया। ट्रेवरनियर 17वीं शताब्दी के व्याख्याति प्राप्त फ्रांसीसी यात्री था। वह पेशों से जौहरी था। वह शाहजहां के काल में भारत आया। उसने यात्रा वृत्तांत में 17वीं शताब्दी मुगल इतिहास की पर्याप्त जानकारी मिलती है। फ्रांसीसी वर्नियर एंड मुख्यत फ्रेंच डॉक्टर था। उसका यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर की संग। निकोलाउ मनुची एन इतावली यात्री था। मनुची मुगल साम्राज्य में घटने वाली अनेक घटनाओं को प्रत्यक्षदर्शी था। उसने स्टोरियो डी मुगोर अपने यात्रा वृत्तांत में समकालीन इतिहास का सुंदर वर्णन किया है। मुगलकालीन पुरातत्व साक्ष्य, आर्कोलॉजिकल सोर्स ऑफ मुगल एम्पायर। मुगलकालीन इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से भी मिलती है। इस काल में स्थापत्य कला का चित्रकला का चरम विकास हुआ। इस काल में अनेक किले, स्मारक, महलों तथा मकबरों आदि का निर्माण हुआ। इस काल की प्रमुख इमारतें शेरशाह का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी का किला, एतमादपुर दौला का मकबरा, ताज महल, दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद आदि प्रमुख हैं। अच्छा, ये
रचना, रचनाकार और विषय वस्तु, इनको भी पढ़ लेते हैं। इन सबका एक ही जगह वर्णन कर दिया है। देखते हैं। रचना, रचनाकार। किताब उल हिंद किसने लिखी है? अल बरूनी ने लिखी है। किताब उल हिंद किसने लिखी है? अल बरूनी ने। और इसमें लिखा क्या? इसमें भारत के धार्मिक सामाजिक जीवन के विस्तृत वर्णन के साथ यहाँ के ज्ञान विज्ञान को भी विस्तृत व्याख्या की गई है। ठीक है, ये ऐसे भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ध्यान रखो। किताब उल हिंद किसने लिखी है? अल बरूनी ने लिखी है। ये ज्यादा पूछते हैं कोई एग्जाम में। ठीक है। राज तंगड़ी किसने लिखा? कल्हड़ ने लिखी हुई है। और इसमें लिखा क्या है? इसमें कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन किया गया है। तो राज तंगड़ी किसने लिखी है? कल्हड़ ने लिखी है। तबकात नासिरी मिनहाज उस सिराज, इस रचना में इसमें इस्लाम के उदय के पूर्व काल में पैगंबरों का वर्णन और मुसलमानों का इतिहास भी वर्णित है। किताब ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी, किताब ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी। इसमें बलबन के सत्ता में आने से प्रारंभ होने वाली घटनाओं का विवरण मिलता है। खजाइन उल फतूत अमीर खुसरो के द्वारा लिखी हुई है। अलाउद्दीन खिलजी के विषयों का वर्णन मिलता है। तुगलकनामा अमीर खुसरो के द्वारा लिखी हुई है। तुगलक वंश के सत्तारूढ़ होने की घटनाओं का वर्णन मिलता है। नसीर नूरशिपहर अमीर खुसरो, भारत की जलवायु रहन सहन कृषि वेशभूषा आदि का वर्णन मिलता है। अच्छा, अमीर खुसरो वही है जिसने 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा है। कितने का? 8 सुल्तानों का। ठीक। फतुह सलातीन इमामी गजनी राज्य के उदय से लेकर वैमनी राज्य की स्थापना तक की घटनाओं का वर्णन किया। तो फतुह उस सलातीन इमामी। फतवाए जहांदरी जियाउद्दीन बरनी, इसमें सल्तनत कालीन राजनीतिक दर्शन और प्रशासन का उल्लेख है। किताउर रेहला इब्न बतूता, ये तो मतलब शुमत कितनी बार पूछा गया है। मुरक्कन अफ्रीकी था ये। मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तिगत जीवन प्रशासन सामाजिक जीवन आदि का उल्लेख है। ठीक। तारीख शेरशाही अब्बास खां शेरवानी, तारीख शेरशाही अब्बास खां शेरवानी अकबर के आदेश पर उसी के दरबार में लिखी गई शेर शाह के शासन में प्रशासनिक कार्यों की जानकारी का भी सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ये तो बस पढ़ लेना, याद नहीं करना। बस ये आगे की 2 लाइन जो दो कॉलम है ना, रचना और रचनाकार, वो हमें याद करना। अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी हुई है। और इसमें लिखा क्या है ये भी पढ़ लेते हैं। ये 3 भाग में है। प्रथम भाग अकबर के पूर्वगामी शासकों का इतिहास, दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है, और तीसरे भाग में आयनाए अकबरी कहलाता है। इसमें अकबर द्वारा प्रतिपादित शासन प्रणाली, कानून, नियम आदि की जानकारी मिलती है। क्लास कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। आपको पीडीएफ क्लियर दिख रही है या नहीं, ये भी बताएं। कहीं जूम करने की जरूरत तो नहीं है या इतना काफी है? जो भी है, जैसी कमेंट आप मुझे लिख के बताएं, तो आगे मैं वीडियो में लाऊं तो उसमें सुधार कर सकूं। थैंक यू सो मच।